पर्यावरण को बचाने के लिए हमें हर दृष्टि से काम करना चाहिए और आज यहाँ पर गोकास्ट का एक नया अभिनव प्रयोग किया है, जिससे हमारे गाय का गोबर हो चाहे और अन्य गोबर हो, उसको कास्ट बनाने के लिए काम में लिया जाए, लकड़ी बनाने के लिए काम में लिया जाए। उससे दाह संस्कार में भी वो काम आ सकता है और अन्य भी जो भी हमारे रीति रिवाज उसमें काम उपयोग हो सकता है। और कचरे का जिस तरह से कचरा आपस में रोडों पे फैलता है, गांव में अलग अलग फैलता है, उसमें भी पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा काम होगा। मैं विकास के नाम पे हम इस विनाश को आमंत्रित नहीं कर सकते। हमको एक सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। उद्यमी को ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि जो तुम उद्यम करके अपना जो विकास करना चाह रहे हो, राज्य के विकास में अपना सहयोग देना चाह रहे हो, तुम्हारी ये भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के पर्यावरण को तुम संरक्षित रखो। आम बोलचाल में जब पर्यावरण का जिक्र होता है तो सबसे पहले पेड़ की बात आती है। इसी से शुरुआत करना चाहेंगे। आम स्कूलों में सिखाया जाता है पर्यावरण बचाना है, पेड़ लगाइए। सरकारी एड कैंपेन्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पेड़ को लेकर क्या ठीक से हम जागरूक हैं? हमारा जो बेतरतीब विकास है वो कैसे हो रहा है? मैं इस पहलू पर लौटना चाहूँगा। शहरों के साथ पेड़ एक टॉपिक अगर है, मंदोला साहब आपकी राय जानना चाहता हूँ, कितना महत्वपूर्ण है किसी शहर की बसावट के साथ पेड़ का होना, और आज के मास्टर प्लान्स में कैसे शुमार किया जाता है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया, कारण कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को बहुत व्यापक डिसीजन दिए थे, 35 डायरेक्शन दिए थे। उसमें लोक संपत्ति संरक्षण समिति मुख्य पक्षकार है और हमने 98 के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि इकोलॉजिकल जोन को आप मास्टर प्लान का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि 60% तो निर्माण होगा और 40% खुला क्षेत्र होगा, और उस 40% में भी जो हमारे पार्क्स हैं, हमारा जो इकोलॉजिकल जोन है, जैसे हमारे पहाड़ हैं, नदी हैं, उसका संरक्षण करेंगे और उसको हम अधिसूचित करेंगे। बेसिक कंसेप्ट है कि अधिसूचित करेंगे, उसमें पत्थरगड़ी करेंगे कि ये डिमार्केशन उसका एरिया है जी। राजस्थान सरकार ने पर्पसफुली ठीक उल्टा काम किया है और राजस्थान हाई कोर्ट को ठेंगा बता दिया कि हम आपकी बात अगर नहीं मानेंगे तो आप हमारा कर क्या लोगे। और ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसी के चलते रामगढ़ खत्म हो गया, इसी के चलते आप मानते हैं कि रामगढ़ के पीछे एक तरह से पर्यावरण की चिंता ना होना सबसे बड़ा कारण है? बिल्कुल। अभी मेरे हमारे रिट एडमिट हो गई है, स्पेशल बेंच बन गई है। जुलाई के महीने में स्पेशल बेंच में के सामने मुद्दा आने वाला है और उसमें मैंने, क्योंकि मैं उसमें पक्षकार हूँ, मेरी उसमें रिट पिटीशन है, मैंने ये कहा है कि जब आपने इसको इकोलॉजिकल जोन मान रखा है तो आपने मास्टर प्लान के अंदर ये प्रावधान क्यों किया कि फार्म हाउस भी बन सकते हैं, कॉलेज भी बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। ऑलरेडी तालाब पेटा जमीन थी और नदी की जमीन थी। आपने इकोलॉजिकल जोन में सारे प्रावधान कर दिए। भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आपने जयपुर का जिक्र करें या किसी भी बड़े शहर का जिक्र करें, पूरे जल स्रोत एक शहर की परंपरा का हिस्सा होता है। शहर किसी जल स्रोत के किनारे ही बसा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं परंपरागत स्रोत अब सिमटते जा रहे हैं। पाइपलाइन किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से चलकर आती है पानी सप्लाई के लिए। ये क्या वजह है? इसकी वजह है कि प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग अगर होती तो बहुत बेहतर स्थिति होती। आज पर्यावरण का जो संकट आया है वो निकायों के कारण आया है, निकायों की बैड प्लानिंग के कारण आया है। उसमें इंडिविजुअल को महत्व दे दिया गया है और सार्वजनिक महत्व को खत्म कर दिया गया है। आप ये क्यों मानते हैं कि जो सुंदरता है वो जब तक पर्यावरण नहीं होगा सुंदरता हो ही नहीं सकती? सौंदर्यीकरण कहा जाता है शहर में जंगल का हिस्सा भी हो, चारागाह का हिस्सा भी हो, खुले हिस्से भी हो। मास्टर प्लान का मैं जिक्र कर रहा था, उस पर जानना चाहूंगा। मास्टर प्लान में क्या हर घर के मुताबिक पेड़ लगाने की संख्या तय होती है और कौन इसे सुनिश्चित करता है और कौन इसकी मॉनिटरिंग करता है? बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं कि डिफाइन कर रखा है कि सड़क की चौड़ाई क्या होगी। सड़क की चौड़ाई होगी तो उसका एक भाग प्लांटेशन के लिए रिजर्व है, फुटपाथ से के साथ लगता हुआ हिस्सा, और ये कंपलसरी कर रखा है कि कम से कम एक घर के आगे एक पेड़ का होना जरूरी है। पार्कों में बड़े पैमाने पर पेड़ों का होना जरूरी है। ये जो स्थिति है, इसके अलावा वन क्षेत्र डिफाइन होना चाहिए। जो चारागाह है उस चारागाह को आप वन आवासीय के स्थान पर आप उसको वन क्षेत्र में विकसित करेंगे। हमने 1500 गाँवों को शामिल किया और 1500 गाँव के चारागाह को हमने कन्वर्ट कर दिया आवासीय में। कैसे कर दिया? और इसीलिए आज संकट खड़ा हो गया है। आज हमारे सामने जो संकट है, इस शासन का संकट है, नागरिकों का संकट है कि जो प्रभावशाली लोग हैं
प्रभावशाली लोगों का ये कहना है कि हमारी आवासीय स्कीम है, इसका एक्सटेंशन हमको मिलना चाहिए। भाई आवासीय स्कीम के साथ एक्सटेंशन क्यों मिलना चाहिए आपको? आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देना जा रहे हो? इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं है। गठाला साहब, अफसरशाही किस दौर में मैं जानना चाहूँगा, ऐसी कोई चुनौती आई हो जिसमें वन संरक्षण की बात की गई हो और दबाव रहा हो? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ग्रीन बेल्ट विकसित किए थे, प्लान में भी डाल दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो ग्रीन बेल्ट ही हमने ही स्पॉइल कर दी। मैं जेडीएम सेक्रेटरी रहा हूँ, कोई नियंत्रण है ही नहीं। क्या कारण है? मतलब आप भी जब रहे तो नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया? कारण ये है कि जब दरअसल जो है पॉलिटिक्स भी बीच में आती है, कई चीज़ें हैं इसमें, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो ये जैसे पार्क हैं, आपने सही कहा, पार्क शहर के फेफड़े हैं। आप जब ये दोगे नहीं तो बैलेंस तो खराब होगा ही होगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी शहर में? जब एक तरफ तो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गाड़ियाँ छोड़ती हैं, कागजों में तो होता है, लेकिन क्यों जमीन पर नहीं होता? क्यों अफसर मॉनिटर नहीं करते और क्यों जनता लापरवाह हो जाती है छोटे से फायदे के लिए? कुछ लापरवाही है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसी जो बुक आपने जो बुकलेट छापी है, इसमें इस बात का जिक्र हो रहा है, इस बात को समझाया जा रहा है कि पेड़ हर कॉलोनी के मुताबिक होना चाहिए, शहर चाहिए तो पेड़ भी चाहिए, शहर चाहिए तो पेड़ भी चाहिए, और गांव में भी चाहिए पेड़, सब जगह चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे जो स्कूल लेवल से है ना, प्राथमिक, क्या ऐसी किताबों में होता है हिस्सा और आम आदमी तक पहुंच पाती है? नहीं, किताबें में पहुंचती हैं कि नहीं? ये तो मेरे को वो नरेगा में जब थे तो कुछ तो नरेगा का, कुछ इसका दोनों का जो मिक्स इसमें उन्होंने कहा लिखें। वो CS राजन साहब थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखो इसको। तो ये कोटिया जी थे तो PCCF थे, हम दोनों ने इसको लिखा था। ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर इस किताब में जो पीछे दिया हुआ था, इसको किसी ने नहीं अपनाया, जबकि फॉरेस्ट का जो बेस्ट मॉडल था। हम चाहेंगे इसको सहयोगी ये पीछे का जो फोटो है ये उसी का है कि प्लांटेशन से पहले एडवांस प्लानिंग कैसी हो और फिर प्लांटेशन के बाद इसकी स्थिति। यहाँ से वर्षा से पूर्व बॉक्स ट्रेंच दिया गया है और ट्रेंच के नीचे की धार के किनारे मिट्टी की डोली पर हरा भरा धामाण घास ये दिया गया है। इस बात का जिक्र इसमें खास तौर पर किया गया है कि पेड़ अगर लगा रहे हैं आप, तो इस पेड़ को लगाते वक्त आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और क्या उस बात की गाइडलाइन जो होती है पेड़ लगाने के लिए, उस बात को ठीक से निभा पा रहे हैं। गठाला साहब ने हमें दी है, कोशिश करेंगे इस पहलुओं को आप तक पहुंचाया जाए। नरेगा में जब थी तो नरेगा के सब कुछ दिया हुआ है, इसमें दवाइयों का भी दिया हुआ है, नरेगा को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे डिफिकल्टीज हैं, कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने, देखिए जल संरक्षण की अपन बात कर रहे हैं, क्यों आई ये स्थिति? क्योंकि हमने तालाबों को इग्नोर किया। तालाबों को इग्नोर करने से जल पर आऊंगा, उससे पहले सिर्फ पेड़ पर बात करना चाह रहा हूँ। पेड़ लगाने का मकसद क्या है और क्या वो मकसद पूरा हो पा रहा है? मैं तो फिर आगे दोबारा कह रहा हूँ कि अगर जन भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए बजाय फॉरेस्ट पर कंसंट्रेशन करने के उनके खेतों में जाएं। तो वो जैसे अपने यहाँ ट्रेडिशनली रोइडा का पेड़ होता था, कितनी बढ़िया उसकी होती थी, अच्छी कार्विंग के आपके फर्नीचर बनते थे, वो पेड़ ही खत्म हो गया। खेजड़ी है जैसे, अब ये रोग लग रहा है, कोई सोचने वाला नहीं है कि राजस्थान का सूखा बिना पानी का पेड़ है। 13 साल से लगातार रोग लगा हुआ है। 13 साल से लगा हुआ है, पूरे शेखावाटी में तो 4.5 जो है प्रतिशत खत्म हो रही है हर साल। इसी तरह से जो प्लांटेशन हम लगा रहे हैं तो उसमें पानी तो चाहिए ना जी। चलिए तो सूरज जी, में आप लगा रहे हो प्लांटेशन, पानी की परवाह नहीं। सूरज जी, मैं आपके पास भी आना देखिए फॉरेस्ट में मैं रहा हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ 3 डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बहुत क्लोजली देखा है। सारे टाइम में तो चर्चा करते रहेंगे और लास्ट में जब अगस्त में जब बारिश पीक आएगा जब लगाएंगे, जो सितंबर में बारिश खत्म और अक्टूबर नवंबर। सूरज जी, आपने शुरुआत में जल स्रोत और पेड़ दोनों बातों का जिक्र किया। मैं पेड़ पर पहले आपसे भी बात करना चाहता हूँ। आप कह रहे थे गाइडलाइन होनी चाहिए, पेड़ कब लगाया जाए, दिन में लगाया जाए, रात में लगाया जाए, शाम को लगाया जाए, कैसा मौसम चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, कौन से मौसम में कौन सा पेड़ उगाया जा सकता है, राजस्थान की जो इकोसिस्टम है उस पर कौन से पेड़ हैं जो ठीक बैठ सकते हैं, और आज हम किस परंपरा को खोते जा रहे हैं, ये सब बातें सिलसिलेवार जानना चाहूँगा आपसे। देखिए सोनी जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पेड़ लगाने की जो तरीके होते हैं किताबों में होते हैं, पाठ्यक्रम भी चालू कर दिया सरकार ने, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। सिर्फ हम सुनते पेड़ लगाइए, लेकिन हर जो पेड़ होता है उसके धरातल पे जो पेड़ लगेगा तो उस जगह का जो तापमान होता है वो वहाँ पे हर पेड़ के अनुकूल होना चाहिए। आप जो है आज पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे लगा रहे हो, उनके लिए जो तापमान है वो 32 डिग्री तक पर्याप्त है। लेकिन आप जब पूर्वी राजस्थान का जो तापमान का हिस्सा है जहाँ पे जल भी पर्याप्त मात्रा में,
तो वहाँ का तापमान बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जो आप पौधों का चयन कर रहे हैं वो इसमें महत्वपूर्ण है। आपने 32 डिग्री टेम्परेचर का जिक्र किया, आज अगर 42 डिग्री टेम्परेचर है तो पेड़ नहीं लगेगा। जी, इसमें जलवायु फ्रेंडली पेड़ का आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे महुआ का पेड़ अगर आप राजस्थान में शेखावाटी में लगाओगे तो नहीं लगेगा, खेजड़ी का पेड़ ले जाकर के चित्तौड़ में लगाओगे या वो प्रतापगढ़ में लगाओगे तो नहीं लगेगा, कि महुआ का पेड़ लग जाएगा। तो जहाँ जलवायु फ्रेंडली जिस तरह की है उस जगह पर उसी हिसाब से बड़े बड़े पेड़ लगाओ। छोटे से तो इतने ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं आपको। ऑक्सीजन और जल दोनों के लिए पेड़ जरूरी है। क्या होता है कि जी, मैं टेम्परेचर पे बात करना चाह रहा हूँ। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर बेतरतीब पेड़ लगा दिए गए, लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। क्या उन पेड़ों का भविष्य है, सूरज सोनी साहब? देखिए, वो जितने सोशल मीडिया में अपलोड हो रहे हैं और ट्विटर पे लगने वाले जो पेड़ हैं वो केवल ट्विटर तक नहीं रह जाएंगे। और धरातल पे आज जो पेड़ लगे इस तापमान में, मैं समझता हूं कि कम से कम राजस्थान में उन पेड़ों की, उन पौधों की भ्रूण हत्या हो गई है। छोटे जो पौधे हैं वो उनकी हत्या की गई है एकदम से इस तापमान के अंदर। अच्छा होता कि अभी आज जो समय है उसके अनुकूल खड्डे तैयार होते हैं और 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में जब मानसून आ रहा है उस समय तापमान भी कम होता है और उनमें पौधारोपण होता है, तो निश्चित तौर पे वो सर्वाइव करते हैं। आज लगे हुए पौधे भविष्य के पेड़ होते हैं और लोगों को उसका फायदा मिलता, समाज सुबह शाम का ख्याल भी रखते हैं लोग। दोपहर में लगा रहे हैं पौधे और कहते हैं बड़ी धूप में हमने पेड़ लगा दिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पर्यावरण है, पौधारोपण है, ये हमारी संस्कृति में, कल्चर में और भारत का जो ग्रामीण समाज है इसको जी रहा है। और जिस तरीके से आज हम खाना खाते हैं और हमारे जितने सुबह लगाए या शाम को लगना चाहिए, हमारी दिनचर्या का हिस्सा होता है। लोग जानते हैं ये जो है विशेषज्ञ नहीं होते, लोग जो है वो गांव के लोग होते हैं। गांव के कल्चर में शुरू से ही पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में और इनको बिल्कुल आत्मसात करके एक दिनचर्या का हिस्सा बना करके और असरकारी तरीके से करते हैं। लेकिन आज जो ट्विटर पे पेड़ लग रहा है उनको भी मैं कहना चाहूंगा मित्रों को कि किसी चीज का प्रचार प्रसार करना बहुत बड़ी बात है। आज सबसे अच्छी बात तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कही है कि केवल लोग जो है बात नहीं करें, उसको आत्मसात करें और खुद के लिए पर्यावरण बचाएं। आज हम एक पेड़ लगा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचें कि आज हम पर्यावरण पे और देश पे किसी पे एहसान कर रहे हैं। आज जो पेड़ लग रहे हैं, पौधारोपण हो रहा है, वो हम खुद के लिए लगा रहे हैं, खुद जिंदा रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए हमारे लिए पेड़ आवश्यक है। दूसरा, राजस्थान के लिए कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनका जिक्र अभी गठाला साहब भी कर रहे थे? रोहिड़ा की बात है, खेजड़ी की बात है, कई वनस्पतियां हैं जो लुप्त हो रही हैं। राजस्थान में जो मुख्यतः लगा, वैसे तो हजारों श्रेणी के पेड़ होते हैं, लेकिन 472 जो अलग अलग अनुच्छेद उनमें अनुसूची में विभक्त किए हुए पौधे हैं वो अलग अलग संभाग स्तर पे उनको लगाया जाता है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि प्रकृति के अंदर एक जो है वो स्वावलोकन की भावना होती है और उसी का परिणाम है कि आज जैसे राजस्थान में हमने कई जगह आंदोलन चला करके और खनन बंद कराए, 3-4 साल बाद में हमने जाकर के देखा तो उस क्षेत्र के अंदर प्रकृति ने अपने आप बड़े बड़े पौधों को जन्म दे दिया और स्वतः अपने आप पर्यावरण जो बिल्कुल नष्ट हो चुका था उस क्षेत्र का, वो अपने आप वहां पे स्वपोषित हुआ है। तो प्रकृति के अंदर इतनी ताकत होती है, शक्ति होती है इस धरती के अंदर कि वो पौधों को सर्वाइव कर सकती है। लेकिन आज जो स्थितियां बन रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेजी से जो एकदम से परिवर्तन ऋतुओं का हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसमें एक छोटा सा पौधा आपकी सहानुभूति की अपेक्षा रखता है, मानव की सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। तो मैं निश्चित तौर पर सवाल है हमारे सामने, बात करना चाहेंगे। उसके सिवा जो ये गठाला साहब की किताब है उसका भी जिक्र ब्रेक के बाद करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया है सड़क के लिए भी ज़रूरी है कि आप किस तरह से सड़क बना लें। ये आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि कुएँ खोद दिए गए हैं, कुएँ सूख रहे हैं, तो उनका पुनर्भरण कैसे किया जाए। ब्रेक के बाद इस किताब के इस पहलू पर लेकर लौटेंगे आपके बीच में, चर्चा का दौर जारी रहेगा। पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसलमेर जो पर्यटन नगरी है, यहाँ एकदम शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, यहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो पूरे विश्व के जो पर्यटक यहाँ आते हैं। जैसलमेर में पर्यावरण की स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसके पीछे सरकार पूरी उदासीन है। हजारों करोड़ों रुपए पर्यावरण के ऊपर खर्च हो रहे हैं पर धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। वन विभाग है, हजारों पौधे इन्होंने आज तक बता दिए लगाने को, पर धरातल पे आज भी एक भी पौधा ऐसा नहीं जो लगता। कुछ संस्थाएं हैं जो पर्यावरण को लेकर आगे बढ़ रही है,